नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि इंडियन आईक्यू इंस्टीट्यूट का ये जो यूट्यूब चैनल है, इस पे सिलेक्शन पोस्ट के सभी फेजेस के बारे में, फेज़ 7 से चला आ रहा है, फेज़ 7, 8, 9 और 10 के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं और बहुत ही फेज्ड मैनर में एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया जाता है। हर चीज़ एक ही वीडियो में इतने अच्छे से क्लियर हो जाता है कि आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर स्टेज पे आपको गाइड करने के लिए हम हमेशा अवेलेबल होते हैं। मैं फेज़ 7 में सेलेक्ट हुआ था, उसके बाद क्या कहिए कि सिलेक्शन के साथ ही मैं उसी टाइम से आप लोगों को गाइड करना शुरू कर दिया और अभी तक मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं IBPS एग्ज़ाम भी क्लियर किया, उसके बाद मैंने IBPS के स्टूडेंट्स को भी गाइड करना शुरू किया। उसके लिए तो हमारा प्रॉपर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है। तो चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल सिलेक्शन और ज्वाइनिंग तक के सफ़र में मैं काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला हूँ आपके लिए। फेज़ 10 की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। कई कॉल्स, कई मैसेज, जैसे ही रिज़ल्ट आया उसके बाद से मैं अपना व्हाट्सएप भी नहीं चेक कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी इस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही बिजी शेड्यूल चल रहा है कुछ रीज़न की वजह से, और इस टाइम पे मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है व्हाट्सएप चेक करना। कोई भी फ़ोन अगर गलती से मैं खुद पिक कर ले रहा हूँ तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे रह रहा है कि सर कैसे डॉक्यूमेंट भेजें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए इसके बारे में। तो मैंने पहले ही बोला था जब लास्ट वीडियो बनाया था कि 2 दिन का वक्त दीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। फिर भी थोड़ा सा पेशेंस बच्चे नहीं रखते हैं। पर ध्यान से इस वीडियो को एंड तक एक एक चीज़ सुनिएगा। मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलता हूँ एंड तक देखिए, अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। पर इस वीडियो में किसी भी जगह पे मैं हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट बोल दूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। भले फास्ट कर लीजिए इसको, लेकिन एक एक चीज़ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। दूसरा, कुछ भी रिसर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज़ मैं यहाँ पर एक एक करके सॉल्व कर दूंगा। हर चीज़ मैंने नोट करके रखा हुआ है। इस फेज़ 10 एग्ज़ाम की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल पे अप्रॉक्स 2,86,104 एप्लीकेशन रिसीव हुए थे, और जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की जो संख्या है, नंबर है, वो है 11,828। वैसे ही अगर हायर सेकेंडरी लेवल पे बात करें तो वहाँ पर 3,75,662 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, और लगभग 9 to 10,000 के आसपास बच्चे यहाँ हायर सेकेंडरी लेवल पे क्वालिफाई हुए हैं। और 10th लेवल पे बात करें तो वहाँ पर 5,55,000 के आसपास बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई किया था, और इसमें भी लगभग 10,000 के आसपास में बच्चों ने क्वालिफाई किया है। इसको 10 या 11,000 के आसपास में होगा, इसका एग्जैक्ट फिगर देख लीजिएगा। खैर, अब यहाँ पर जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, आप तभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, या हो सकता है आपके किसी रिलेटिव, फैमिली मेम्बर या फ्रेंड ने क्लियर किया होगा। तो सबसे पहले तो उन तमाम बच्चों को मैं बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहता हूँ। बधाई हो, आपने एक बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज यहाँ पर क्लियर कर लिया। लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। इसके बाद भी कई ऐसे स्टेजेज हैं जिनके बारे में आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। कई बच्चे होंगे जो इस टाइम पर सेलेक्ट नहीं हुए होंगे, उनके लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है कि ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो सिलेक्शन किया जाता है सिलेक्शन पोस्ट के किसी भी एग्ज़ाम में, अगर आपके पोस्ट में नंबर ऑफ वैकेंसी 5 से कम है, 5 से कम है, जैसे मान लीजिए आपके पोस्ट में अगर 4 वैकेंसी है, तो वहाँ पर जो रिटन एग्ज़ाम क्लियर करवाया जाता है बच्चों का, वहाँ पर इस रेशियो में किया जाता है कि अगर 5 से कम वैकेंसी है तो 1:20, यानी कि अगर 4 वैकेंसी है तो 80 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है, जो रिटन एग्ज़ाम है, उसको क्लियर किया होगा। ठीक है। और 5 से ज़्यादा अगर वैकेंसी है आपके पोस्ट में, जैसे मान लीजिए कि 10 वैकेंसी है आपके पोस्ट में, तो वहाँ पर जो रेशियो होता है वो 1:10 का होता है, यानी 10 वैकेंसी के लिए 100 बच्चे रिटन एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। अब ये जो बच्चे एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके हैं, इनका फर्दर स्क्रूटनी होगा। स्क्रूटनी में उनके डॉक्यूमेंट का जांच जो एसएससी है अपने लेवल पे करती है, और उसके बाद उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। एक तय सीमा के बाद जब एक्सेप्ट लिस्ट आ जाता है, उसके बाद क्या होता है कि अगर एसएससी ये देखती है कि जितने स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड थे, यानी कि जो रेशियो चाहिए था, वो रेशियो अगर फुलफिल नहीं हो पा रहा है, मतलब कई पोस्ट ऐसे हो जाते हैं जिसमें 99% बच्चे बाहर हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वो स्क्रूटनी स्टेज पे ही बाहर निकल जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो रेशियो चाहिए था 1:20 या 1:10, वो फिर फुलफिल नहीं हो पाता है। तो अगर आपके रिज़ल्ट में, आपके पोस्ट में जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जो कट ऑफ गया है, अगर जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ 70 से ऊपर है, ठीक है, अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जो 60 मार्क्स होता है कट ऑफ, अगर 60 से ऊपर है इस टाइम पर कट ऑफ, या दूसरे रिजर्व कैटेगरी में अगर 50 से ऊपर है कट ऑफ, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा रिलैक्स रहिएगा कि अगर
आपके पोस्ट में सुटेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं तो एक बार फिर से एडिशनल रिजल्ट निकाला जाता है। ठीक है, अगर आपके पोस्ट का कट ऑफ ही मान लीजिए कि 70 चला गया है, यूआर की मैं बात करूं तो अगर 70 चला गया तब तो फिर एडिशनल रिजल्ट आने का मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन अगर अभी इस टाइम पे 100 गया है, 110 गया है, 130 जो भी चला गया है, तो अभी भी 70 तक उम्मीद बचा रहता है कि चलिए अगर इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं मिलते हैं तो वहाँ फिर एडिशनल लिस्ट जारी होता है सिलेक्शन पोस्ट में। ऐसा कई बार हो चुका है, आगे भी होगा, आपने ये चीज़ देखा भी होगा नोटिस में। अब इसके बाद बात करते हैं कि रिटन एग्जाम तो हो गया, आपने क्लियर भी कर लिया, अब इसके बाद क्या प्रोसेस होगा। यहाँ पर डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है दूसरे एग्जाम्स की तरह। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले स्क्रूटनी होता है। स्क्रूटनी का मतलब होता है कि एसएससी अपने लेवल पे या आपके यूज़र डिपार्टमेंट के कंसल्टेशन के बाद आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेगी। वेरिफिकेशन करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहाँ आपको फिजिकल अपने डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स कॉपी को एसएससी के ऑफिस में भेजना होता है, उसके बाद उसका वेरिफिकेशन होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जितने भी पोस्ट हैं सबके स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, कोई जनरल क्वालिफिकेशन वाले बहुत ही कम पोस्ट होते हैं। तो ऐसे में अगर डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा तो अभी लगभग 30,000 के आसपास बच्चों ने क्वालिफाई किया है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना ही अपने आप में बहुत ही टीडियस, बहुत ही ज़्यादा ऐसा टास्क बन जाएगा कि पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा इसको कंप्लीट करने में। तो इसलिए पहले इसकी स्क्रूटनी कराई जाती है। स्क्रूटनी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल स्टेज होता है, इसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है। स्क्रूटनी में कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ये सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए फ़ोन या मैसेज बिल्कुल भी मत करिएगा। सबसे पहला चीज़ कि आपको अपने कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट के जेरोक्स कॉपी यानी कि फ़ोटो कॉपी भेजना है। कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ओरिजिनल नहीं भेजना है। ठीक है, चाहे वो आईडी कार्ड हो, चाहे आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स हो, सर्टिफिकेट्स हो, किसी भी चीज़ का ओरिजिनल कॉपी नहीं भेजना है। ओरिजिनल की रिक्वायरमेंट ज्वाइनिंग के बाद होती है, अभी नहीं होता है, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बहुत मैसेज आने लग जाते हैं ओरिजिनल भेजे या फोटो कॉपी भेजे, ओरिजिनल नहीं भेजना है। ठीक है, अब दूसरी बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात, कहाँ भेजना है उसको अभी से समझिएगा। फेज़ 7 में, फेज़ 8 में बच्चों ने इतनी गलतियाँ की, फेज़ 9 में समझाने के बावजूद कुछ बच्चे कर देते हैं, फिर फ़ोन करते हैं कि सर ऐसे ऐसे गलती हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी किसी एक बच्चे का कॉल आया था, उन्होंने बताया कि फॉर्म भरते टाइम उन्होंने अपना एक्सपीरियंस नहीं डाला था, फॉर्म में मेंशन नहीं किया था। अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे भेजे। अब बताइए कि अगर आपने एक्सपीरियंस मेंशन ही नहीं किया था फॉर्म में, अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप भेजोगे तो कैसे एक्सेप्ट होगा। अब ये सब चीज़ें तो टाइम पे बता दिया जाता है, वीडियो बना के बता दिया जाता है, फिर भी आप लोग अगर नहीं समझेंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा। अब आप लोग ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो उस लेवल पे सोचिए, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। ऐसी गलतियाँ आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जाती है, बिकॉज बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट आपको दिया जाएगा। इसके बाद जेरोक्स कॉपी भेजना है, ओरिजिनल नहीं भेजना है। आप जो भी पोस्ट करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट पोस्ट करेंगे वो एसएससी के रीजनल ऑफिस में पोस्ट करेंगे। रीजनल ऑफिस कहने का मतलब आपका पोस्ट, आपके पोस्ट का जो कोड है ना, उसके अकॉर्डिंग देखिए कि वो पोस्ट किस रीजन को बिलोंग करता है, उसके रीजनल ऑफिस में आपको अपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं। एसएससी के हेडक्वार्टर में नहीं भेजना है, आपको अपने यूज़र डिपार्टमेंट में भी नहीं भेजना है, सिर्फ और सिर्फ एसएससी के रीजनल ऑफिस में ही भेजना है। ठीक है, सब कुछ मैं अच्छे से चर्चा करूँगा आगे, टेंशन नहीं लीजिए। वेरिफिकेशन जो होता है वो एसएससी अपने एंड पे करती है। जिन पोस्ट का सारा क्लैरिफिकेशन उनको पता रहता है वो आराम से उसका एक्सेप्ट लिस्ट, रिजेक्ट लिस्ट जल्दी ही निकाल के दे देती हैं, बहुत जल्दी जारी कर दिया जाता है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन प्रोसेस में। लेकिन जिनका एसएससी के पास क्लैरिफिकेशन नहीं होता है, फिर वो यूजर डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके उसके बाद आपका ओके लिस्ट या रिजेक्ट लिस्ट तैयार करते हैं। ओके लिस्ट, रिजेक्ट लिस्ट और स्क्रूटनी के प्रोसेस पे भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वहाँ हम इस पर अच्छे से चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम लोग डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। डेडलाइन ध्यान से कान खोल के सुनिएगा, 9 दिसंबर डेडलाइन है। 9 दिसंबर से एक दिन भी एक्स्ट्रा हुआ आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को बहुत सीरियसली लीजिएगा। 9 दिसंबर के बाद डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंट को प्रॉपर चैनल से भेजना है, स्पीड पोस्ट के थ्रू ही भेजना है, कोई प्राइवेट कुरियर एजेंसी के थ्रू नहीं भेजना है, खुद ले जाकर भी नहीं देना है, ना ही ईमेल करना है। आपको स्पीड पोस्ट के जरिए ही डॉक्यूमेंट्स को भेजना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तय सीमा के अंदर, डेडलाइन के अंदर आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो एसएससी के ऑफिस में पहुंच जाए। इसके लिए कैसे ट्रैक करना है, क्या करना है, वो आपको खुद करना है। जब आप
पोस्ट ऑफिस में जाएंगे और स्पीड पोस्ट करवाएंगे, उसके बाद उसका एक छोटा सा एक रिसिप्ट मिलता है, उस रिसिप्ट को अपने पास में रखिएगा। उसमें आपकी ट्रैकिंग आईडी दी होगी, ट्रैकिंग आईडी को ले जाकर इंडिया पोस्ट के वेबसाइट पर ट्रैक करते रहिए कि आपका कुरियर, आपका जो स्पीड पोस्ट है वो वहाँ टाइम से पहुँचा कि नहीं पहुँचा। तो जितनी जल्दी हो सके, देर मत करिए, तुरंत इसको आप निकाल दीजिए अपने एंड से, ताकि 9 दिसंबर से बहुत पहले ही आपका जो पोस्ट है वो वहाँ पर पहुँच जाए। अब आइए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं। तो सबसे पहला तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी मेंशन्ड है आपके नोटिफिकेशन में, उसका डॉक्यूमेंट, जैसे कि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन लेवल का कोई एग्जाम क्लियर किया है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट आप भेज दीजिए। डिग्री नहीं भेजना होता है, एक सर्टिफिकेट होता है, एक मार्कशीट होता है, आप उसको भेज दीजिए। कंसोलिडेटेड है वो भी चलेगा, सेमेस्टर वाइड मार्कशीट है वो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, साथ में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट या ओरिजिनल मार्कशीट अभी नहीं आया है तब भी कोई बात नहीं, अपना प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट होगा पासिंग का वो भेज दीजिए, और प्लस अपने जो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट होंगे उसको भेज दीजिए। मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों रिक्वायर्ड होता है, ऐसा नहीं कि कोई एक भेज देंगे तो चलेगा, नहीं, दोनों ही आपको भेजना जरूरी होता है। इन केस अगर आपके डिग्री में आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई स्पेसिफिक डिप्लोमा है या स्पेसिफिक सर्टिफिकेट मेंशन है तो वो सर्टिफिकेट, उसकी मार्कशीट जो भी है वो आप उसको भेजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। इसके बाद 12th लेवल का जो आपका मार्कशीट है या 12th लेवल का जो सर्टिफिकेट है दोनों को आप भेजेंगे। मतलब 12th आपने जिस बोर्ड से किया होगा उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिला होगा उसको भी भेजिएगा। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन लेवल का सर्टिफिकेट है तो 12th नहीं भेजना है, 12th भी भेजना है। इसके अलावा जो 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होती है उसको भी भेजेंगे। सीबीएसई वगैरह में क्या होता है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होता है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा होता है, तो आप उसको भेज दीजिएगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर भेज रहे हैं सबका जेरोक्स कॉपी या जेरोक्स कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके साइन करना है। ध्यान रखिएगा, हर पेज पे सेल्फ अटेस्टेड लिखा होना चाहिए और आपका साइन होना ही होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपके पोस्ट में एक्सपीरियंस मेंशन है तो आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। फेज 9 के लिए मैंने बनाया हुआ है तो आप चाहें तो उसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको भेजना है अगर आपके पोस्ट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मेंशन है तो। अपॉइंटमेंट लेटर या सैलरी स्लिप भेजने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भेजना है, इससे काम चल जाता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको साथ में एनओसी भी भेजना होगा, जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको लगाना होगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे ओबीसी, या आप एससी एसटी में हैं या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो अपना जो कैटेगरी का जो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है वो भी आपको भेजना है। उसमें ध्यान रखिएगा कि वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड कहने का मतलब है कि अगर वो किसी फाइनेंशियल ईयर का मांगा गया है तो उसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, मतलब जो भी रनिंग फाइनेंशियल ईयर है उसका हो, चाहे जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जैसे भी आपको बताया गया है नोटिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग रहे। इसका पूरा का पूरा ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं भेजिएगा। दूसरी बात कि सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, अगर वो स्टेट फॉर्मेट में है, सेंट्रल फॉर्मेट में नहीं है तब भी यहाँ पर दिक्कतें आती हैं। आपको हो सकता है कि रिजेक्ट नहीं किया जाएगा लेकिन प्रोविजनल में ज़रूर डाल दिया जाएगा। उसके बाद जब आप प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे तभी जाके आपको फिर फाइनल लिस्ट में वो किया जाता है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट का भी ध्यान रखिएगा। एज प्रूफ के लिए आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी भेज सकते हैं, या जो आपका 10th सर्टिफिकेट है वो भी एज प्रूफ के तौर पे काम करता है, क्योंकि उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है। तो दोनों में से कोई एक चीज़ चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हम लोगों ने भी 10th का ही जो सर्टिफिकेट उसको ही एज प्रूफ भेजा था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अगर आप किसी भी तरीके का कोई एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं, जैसे आप एक्स सर्विसमैन है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या विडो है या फिर कुछ भी ऐसा है जिससे आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं, तो उसका भी वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। प्रूफ होना चाहिए कि किस वजह से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपने एसएससी का ये फॉर्म भरा था तो उसके बाद लास्ट में एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है जिसमें कि आपका पूरा डेटाबेस आ जाता है कि आपने जो भी डिटेल्स दिए होते हैं फॉर्म के टाइम में, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करके प्रिंट करना होता है। तो वो आपने ज़रूर किया होगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म साथ में ज़रूर भेजिएगा। अगर आपने ये नहीं भेजा, ये गलती अगर आपने कर दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिना एप्लीकेशन फॉर्म के आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को नहीं देखा जाएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा आप कौन कैंडिडेट हैं, आपका इस एग्ज़ाम से क्या कनेक्शन है, वो एप्लीकेशन फॉर्म ही बताता है। तो अगर वो नहीं है तो बिल्कुल भी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं किया जाएगा। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजेक्शन इसी वजह से हो जाता है क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भेजा होता है। तो इस चीज़ को सीरियसली लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म अगर खो गया है, आपके पास नहीं है, तो उसके लिए भी निश्चिंत रहिए। कोई आपको ट्विटर कैंपेन, कोई मेल कैंपेन, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एसएससी
एप्लीकेशन फॉर्म का जो पोर्टल है या तो उन्होंने ओपन कर दिया होगा या फिर वो ओपन कर देंगे, आप आराम से वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपना लॉगिन करना है, लॉगिन में आप जाएंगे जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 वाले में, वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म का आ जाएगा डाउनलोड और प्रिंट का ऑप्शन, आप कर लीजिएगा। वो एसएससी अपने टाइम से कर देता है, सारे फेज़ में होता है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कैंपेन कर लो, मेल कर लो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप हो जाता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स कैसे भेजना है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको मेंशन कर दिया है, उन सभी डॉक्यूमेंट को एक एक करके इस तरीके से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरीके से करके आप अच्छे से अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। सबको जिस तरीके से जो ऑर्डर मैंने बताया उसी ऑर्डर में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रख लीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद आपको क्या करना है कि ये आपका सारा डॉक्यूमेंट हो गया, जितने भी कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं, एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा जो आपका जितने भी 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के जो भी सर्टिफिकेट है प्लस आईडी कार्ड है, ये सारा चीज़ आपने यहाँ पे लगा दिया। अब आप क्या करिएगा, एक छोटा सा चिट लीजिएगा और इस चिट को इस तरफ लगा दीजिएगा। ये क्यों करना है, इसमें आप क्या करेंगे, सीरियल वाइज मेंशन कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से करके सीरियल वाइज मेंशन कर दीजिएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं उसमें पहले नंबर पे कौन सा डॉक्यूमेंट है, दूसरे नंबर पे किस चीज़ का डॉक्यूमेंट है, तीसरे नंबर पे किस चीज़ का डॉक्यूमेंट है, 4th पे 5th पे किस चीज़ का डॉक्यूमेंट आपने लगाया है। इससे क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे होते हैं, जो भी अथॉरिटी होते हैं, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है जज करना कि ये डॉक्यूमेंट किस चीज़ के लिए। तो फिर वहाँ पर आसान, कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप अपने अथॉरिटी के बारे में सोच रहे हैं, उनके सहूलियत के बारे में सोच रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें पॉजिटिविटी जरूर काम आता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इस तरीके से प्रॉपर्ली अरेंज करके यहाँ एक छोटा सा चिट लगा के इसको स्टेपल कर दीजिएगा। स्टेपल करने के बाद मार्केट से इस तरीके का एक इन्वेलप ले आइएगा, ठीक है। इस तरीके का A4 या A4 से थोड़ा सा बड़ा इन्वेलप आप ले आइएगा मार्केट से। और उसके बाद क्या करिएगा, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को आप इस इन्वेलप के अंदर डाल दीजिएगा, ठीक है। इस इन्वेलप के अंदर इन डॉक्यूमेंट्स को डालने के बाद, जैसे मान लीजिए कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स डाल दिया इस एनवेलप के अंदर, अब ये तो हो गया बैक साइड, इसको आप आराम से अच्छे से पेस्ट कर दीजिएगा ताकि ये बिल्कुल भी खुले ना। और इसके पीछे वाले साइड में अब आपको क्या करना है, एक बड़ा सा वाइट कलर का पेपर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उस वाइट कलर वाले पेपर पे क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 2 में एड्रेस डालना है आपको रीजनल ऑफिस का, एसएससी के उस रीजनल ऑफिस का जहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट भेजना है, उसका एड्रेस आप डालेंगे बोल्ड लेटर में अच्छे से। इसके बाद बड़े बड़े अक्षरों में आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे ग्रेजुएशन एंड एबव लेवल पोस्ट, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का है तो। अगर आपका हायर सेकेंडरी लेवल का है तो आप लिखेंगे हायर सेकेंडरी लेवल पोस्ट। अगर मैट्रिकुलेशन लेवल का है तो ऊपर में एकदम हेडिंग डालना है ये मैट्रिकुलेशन लेवल पोस्ट, बड़ा बड़ा अक्षर में कि दिखे साफ। और साथ ही आपका पोस्ट कोड लिखना है आपको, मतलब हेडिंग में मैट्रिकुलेशन लेवल पोस्ट, ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट इस तरीके से देखिए और वहाँ पर आपको अपना पोस्ट कोड डाल देना है। उसके बाद आप 2 में एसएससी का प्रॉपर एड्रेस, ठीक है, विथ उनका जो फ़ोन नंबर वगैरह है, पिन कोड है, सब कुछ अच्छे से डाल दीजिएगा। इसके बाद उसके नीचे में आपको अपना फुल एड्रेस, जहाँ से भी आप ये भेज रहे हैं वहाँ का फुल डालिएगा। वो ज़रूरी नहीं है कि आपका परमानेंट एड्रेस, आपका टेम्परेरी, कुछ भी हो सकता है। जहाँ से भी आप भेज रहे हैं वहाँ का आप अपना एड्रेस वहाँ पर डाल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट रीजनल ऑफिस में भेजने और कहीं भी नहीं भेजने हैं, ठीक है। अब है कि कहाँ भेजें, कैसे भेजें, अगर मल्टीपल पोस्ट है तो क्या करें, तो ध्यान से सुनिएगा। मैंने बता दिया आपको पोस्ट कोड में जो भी लगा हो, जैसे आपके पोस्ट कोड अगर है NRXYZ जो भी है, तो आपको कहाँ भेजना है, NR के जो ऑफिस है दिल्ली में वहाँ भेजना है। WRXYZ है तो आपको मुंबई में भेज देना है। SRXYZ जो भी पोस्ट कोड है आपको चेन्नई में भेज देना है। अगर आपने अलग अलग रीजन के अलग अलग पोस्ट पे क्वालिफाई किया, जैसे कुछ बच्चे 17 पोस्ट पे, कुछ 15 पोस्ट पे क्वालिफाई हुए, तो आपको ऐसे 15 अलग अलग इन्वेलप्स बनाने हैं, 17 अलग अलग इन्वेलप्स बनाने हैं और उन सभी रीजनल ऑफिसेज में आपको भेजने हैं जहाँ के वो पोस्ट कोड है, ठीक है। जैसे आपने अगर 2 पोस्ट क्वालिफाई किया WR का, 2 पोस्ट NR का क्वालिफाई किया है, तो 2 इन्वेलप NR में जाएगा, 2 इन्वेलप जो है आपका कहाँ जाएगा, WR में जाएगा, ठीक है। और अगर आपने एक ही रीजन के 4-5 अलग अलग पोस्ट को क्वालिफाई किया है, तब भी आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग इन्वेलप ही बनाना है, मतलब जितने पोस्ट उतने इन्वेलप, इसका पूरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट करना है, दूसरा मीडियम आपको नहीं रखना है। ट्रैकिंग करते रहना है, ट्रैकिंग आईडी ले लीजिएगा और ट्रैक करते रहिएगा कि आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली पहुंच गया है कि नहीं पहुंचा है।
चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में इसी चैनल पे।